हरे कृष्णा। मैं स्वग्नवास इजी टू लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित सरल और सही जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी कड़ी के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सब ने सुना होगा या सबका सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ पूछी जाने वाली है वो होती है कैंसर। कैंसर का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो है वो एक गठान होती है, या गठान का नाम आते ही हमारे दिमाग में कैंसर छा जाता है। तो क्या असल में हर एक गांठ कैंसर होती है? क्या कैंसर का इलाज है या नहीं? कैंसर एक लाइलाज बीमारी है? क्या कैंसर होने के बाद मरीज जो है वो जल्दी मर जाएगा? इन सारे के सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं एक खास और बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। इसके अंदर हम उन सारे सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कैंसर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि कैंसर मुझे ही क्यों हुआ, कैंसर इनको ही क्यों हुआ, कैंसर इस उम्र में होता है, कैंसर हो गया तो क्या खाऊं, कैंसर हो गया तो क्या नहीं खाऊं, कैंसर के लिए कौन सी जांच कराऊं, कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा कैंसर हुआ है, या मेरे शरीर के अंदर पल रही हर एक गांठ कहीं कैंसर तो नहीं। इन सारे सवालों का जवाब हम जो है वो इस क्लास में देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो शरीर आप देख रहे हो या जिसे आप देख पा रहे हो, वो शरीर का निर्माण जो है वो एक छोटी सी कोशिका के द्वारा होता है। उस छोटी सी कोशिका को कहा जाता है स्पर्म और ओवम। माँ और बाप का स्पर्म और ओवम जो है वो मिलता है। ये स्पर्म और ओवम मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया है। यदि आप देखें तो असल में ये इतना छोटा होता है कि इसे हम आंखों से भी नहीं देख सकते। ऐसे ये जो ओवम आपको बड़ा सारा यहाँ स्लाइड पे नजर आ रहा है, वो असल में इतना बड़ा नहीं होता। ये मम्मी की एक सेल होती है जो बहुत छोटी होती है, जिन्हें हम आंखों से देख भी नहीं सकते। एक जरा सा स्पर्म और एक जरा सा ओवम, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि पापा का स्पर्म आता है, शुक्राणु आते हैं और वो जो है वो मम्मी के ओवम से मिलते हैं। दोनों मिलकर जो है वो एक सिंगल सेल बनाते हैं। उस एक सिंगल कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12 ऐसे जो है वो डबल होती जाएंगी और एक जो है वो ऐसा पूरा शरीर जो है वो बन जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि जिसे हम देख भी नहीं सकते वो आपस में मिलते हैं, और जब हमारा जन्म होता है तो हम 2.5 किलो या 3 किलो के होते हैं। तो सोच लो, एक ऐसी चीज, एक ऐसी कोशिका जिसका कोई वजन भी नहीं था, उससे हम 3 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो का बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाएं जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 होती रहती है। नॉर्मल प्रोसेस है, चाहे मैं रहूं चाहे कोई भी रहे। तो हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है और कोशिकाएं हर व्यक्ति के अंदर बढ़ती रहती हैं। उनके अंदर डिवीजन होता रहता है, वो जीती हैं, मरती हैं, उनकी जगह दूसरी बनती है, फिर वो मर जाती है, उनकी जगह दूसरी बनती है। ऐसा जो है वो जिंदगी भर चलता रहता है। मैं माँ के पेट में पला उस दिन से लेकर के जब मैं मरता हूं तब तक ये चलता रहता है, सब में चलता रहता है। तो फिर असल में क्या होता है? तो असल में होता क्या है कि ये जो सेल्स जो होती हैं वो एक नए या एक क्रम के अंदर जो है वो डिवाइड होती है, विभाजित होती है। जैसे कि मेरी आंख बनना है, तो आंख बनना है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इतनी ही जाकर बनेंगी कि ये आंख बन जाए। फिर एक नियत समय पर जाकर ये फिक्स हो जाती हैं कि अब इनमें डिवीजन नहीं होगा, या ये यहाँ जाकर फिक्स हो जाती हैं। जैसे कि छोटा सा बच्चा है तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक उम्र आती है जहाँ तक वह जाकर बढ़ जाता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा समझ गए? जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है कि ये हमारी एक कोई हेल्दी कोशिका है। ये कोशिका क्या करेगी? इसके अंदर डिवीजन होगा। ये 1 से क्या बन रही है? देखो 2 बन रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन रही है, और ऐसे एक स्ट्रक्चर बना रही है। जैसे आंख हो सकता है, स्किन हो सकती है, कान हो सकता है, नाक हो सकता है, पेट हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि शरीर में हर अंग में क्या होती है? कोशिकाएं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक चीज होती है कार्सिनोजन। क्या होता है? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है एक ऐसा सबस्टांस, कार्सिनोजन मतलब एक ऐसा सबस्टांस होता है जो क्या करता है? ट्रिगर करता है हमारे जेनेटिक जो चेंजेज हैं उनके लिए। तो उससे क्या होता है? हमें कैंसर हो सकता है। हमें क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है। तो वो कार्सिनोजन क्या होते हैं? तो कार्सिनोजन का मतलब कई बायोलॉजिकल कार्सिनोजन होते हैं, कुछ जो है एनवायरमेंटल कार्सिनोजन होते हैं। जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि आप दोपहर में 10 बजे से 4 बजे तक सन बाथ ले रहे हो, तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो भी कार्सिनोजन का काम करेंगे, मतलब हमें स्किन कैंसर हो सकता है।
जैसे कि आपने कहा था कि आप ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो जो धुआं है वो कार्सिनोजन का काम करता है। वो किसका काम करता है? कार्सिनोजन का काम करता है, मतलब हमारे अंदर जो है वो लंग कैंसर कर सकता है। अब आप बोलोगे कि कुछ मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो तो कभी सिगरेट पीते ही नहीं। हाँ, तो हो सकता है उन्होंने सिगरेट नहीं पी हो, पर वो उस धुआं के आसपास थे जो लोग सिगरेट पी रहे थे, तो वो कार्सिनोजन उनके अंदर आया। ऐसे ही कुछ लोगों में जैसे कोई डस्ट है, ठीक है, वो जाती है तो वो कार्सिनोजन का काम करती है। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया व वायरस भी होते हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया, ठीक है, इप्स्टीन बार वायरस हो गया। ऐसे बहुत सारे वायरस भी होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो हमारे अंदर कैंसर हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये जो सेल आपको नजर आ रही है, ये जो कोशिका हमको नजर आ रही है, इस कोशिका में कहा कि 1 से 2 होता रहता है। देखो, यदि इसके अंदर कोई चेंजेज आता है, मतलब कोई कार्सिनोजन इसके संपर्क में आएगा, जैसे कि आपने कहा कि आप सिगरेट पी रहे हो, आप ज़्यादा शराब पी रहे हो, आप जो है व्यायाम नहीं कर रहे हो, आप उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हो, या आप में कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, क्योंकि कई बार ऐसे भी तो होता है ना कि छोटा बच्चा है तभी हमें पता चला कि इसमें कैंसर है, तो साहब उसने कौन सी गलत चीज़ें खाई होगी? उसकी माँ ने खाई होगी, ठीक है, उसके पापा ने खाई होगी, तो जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। तो जैसे जेनेटिक म्यूटेशन होता है, क्या हो जाती है? कैंसर सेल पैदा हो जाती है। अब कैंसर सेल भी क्या होती है? देखो, ऐसे ग्रोथ करती हैं, पर इसको मैंने रेड कलर से इसलिए दर्शाया है कि ये जो कैंसर सेल्स होती हैं, इनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का मतलब कैसे समझेंगे? अनियंत्रित विभाजन। देखो, यहाँ पे जैसे 1 से मुझे 2 चाहिए था तो 2 ही बनी, और 2 से मुझे 4 या 4 से मुझे 8 चाहिए था तो उतनी ही बनती है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे क्या नहीं होता है? कंट्रोल नहीं होता है। और जब कंट्रोल नहीं होता है तो सेल जो है वो एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, गुच्छा बन जाएगा, और जब ये सेल का गुच्छा बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं गांठ। उसे क्या बोलते हैं? गांठ। तो हमारी क्लास का पहला सवाल आ गया कि शरीर में बन रही हर गांठ कैंसर है क्या? ठीक है, तो होता क्या है कि आपने कहा था कि नॉर्मल सेल डिवीजन इस तरीके से होता है कि नॉर्मल सेल हमें जितना चाहिए वो हमारे कंट्रोल में होती है। सबसे पहली चीज क्या होता है? कंट्रोल डिवीजन होता है कि मुझे जितना चाहिए उतना ही होता है। जबकि कैंसर सेल के अंदर जो विभाजन होता है वो होता है बेटा जी अनकंट्रोल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है। अब आपने कहा था कि जब कंट्रोल होता है तब भी गुच्छा बनता है, जब अनकंट्रोल्ड होता है तब भी गुच्छा बनता है, ठीक है। तो गांठ जो है वो असल में कैंसर है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। शरीर में बनी है गांठ, मतलब 1 से 2, 2 से 4, और वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई है। लेकिन वो होने वाली ग्रोथ यदि एक एरिया में है, मतलब इसके चारों तरफ क्या बन गया है? एक कैप्सूल बन गया है। इसके चारों तरफ क्या बन गया है? ये एक कैप्सूल बन गया है। अब इसके अंदर 2 से 4, 8, 10, 20, 50 डबल हो ही 50 से 100, लेकिन ये बाहर नहीं जा रही। मतलब जहाँ पे वो गांठ बनी है ना, वो गांठ वहीं पे है, चाहे गले में बनी हो, चाहे लंग्स में बनी हो, चाहे पेट में बनी हो, चाहे पैरों में बनी हो, चाहे स्किन में बनी हो, चाहे खून में बनी हो। क्योंकि सेल जो होती है या कोशिका जो होती है शरीर के हर अंग में होती है, इसलिए ध्यान रखना कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ऐसे नहीं कि कैंसर आंख में हो गया या कैंसर जो है स्किन में हो गया, कैंसर जो है वो शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर हो सकता है, क्योंकि सेल तो हर जगह होती है। अब यदि ये गांठ जो बन रही है वो गांठ एक ही जगह पर है और दूसरी जगह नहीं फैल रही है, तो इस गांठ को हम बोल देते हैं लंप ट्यूमर, ठीक है। तो ऐसा एब्डोमिनल लंप भी बन जाता है, कई बार ट्यूमर जो है वो बहुत सारी गांठें जो बन जाती हैं। लेकिन वही गांठ यदि इसका ये कैप्सूल जो है वो फटने वाला हो, कैप्सूल क्या हो? ऐसा कैप्सूल हो जो फट जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना कि कंट्रोल्ड ग्रोथ है, आगे नहीं फैलेगी, फिक्स रहेगी, तो ये फिक्स यहाँ पे होगी, पर ये आगे फैलती जाएगी। तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना, अरे जैसे आप रोटी बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, तो एक दिन तो ऐसा होगा ना कि दुनिया वालों को या बाहर वालों को पता चलेगा कि इनके पास बहुत सारी रोटियां हैं या बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है, ये सेल बनी जा रही है, बनी जा रही है, बनी जा रही है, रुक ही नहीं रही, अनकंट्रोल्ड। तो रुक ही नहीं रहे तो बाहर वाला जो कवर है वो एक दिन तो फटेगा। अब चाहे हमारी छाती हो, चाहे हमारा फेफड़ा हो, चाहे हमारा लंग्स हो, चाहे आपने कहा स्किन हो, चाहे हमारा खून ही हो, कुछ भी हो, हर जगह होती है, तो ये फटेगा और ये बाहर आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसे क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। जैसे आपने सुना होगा ना कि कहा कि लंग ये कैंसर जो है वो फैल गया। कैंसर क्या हो गया? फैल गया। मतलब कैंसर एक जगह पे कैंसर सेल बनी थी, अब वो दूसरी जगह पर भी चली गई है, तो कैंसर फैल जाता है। इसलिए जो है वो फिर इसका इलाज जो है वो थोड़ा सा असंभव होता है। यदि हमें ये नॉर्मल जब पहली स्टेज या सेकंड स्टेज में हमें पता चल जाए तब हम जो है वो इसका इलाज कर सकते हैं। तो पहला हमारा सवाल क्लियर हो गया कि हर एक गांठ जो है वो कैंसर नहीं होती है, इसलिए घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि कैंसर हो गया तो कोई बात नहीं, कैंसर सब में होता है,
ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सेल सब में होती हैं, डिवीजन सब में होता रहता है, इसलिए कैंसर सब में होता है। और एक बड़े जो ऑन्कोलॉजिस्ट ने अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि कैंसर को हम सामान्य भाषा में कैसे समझे, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि कैंसर मतलब अनलक्की, जिसपे साइंस ने बहुत कुछ बोला कि आप कैसे बोल सकते हो कि अनलक्की चीज जो है वो कैंसर है। तो उन्होंने कहा कि डिवीजन तो सबकी सेल में होता है ना, सबके शरीर में होता है, पर डायग्नोसिस तो सबको नहीं होता ना, हर कोई को तो नहीं बोलता ना कि इसको कैंसर हो गया। इसलिए उन्होंने बताया कि कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर केसेज में अनलक्की यदि हम रहेंगे तो हो सकता है कि ऐसा देखने को मिले, जिसके ऊपर बहुत बहस हुई थी, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो मायने रखती है, क्योंकि डिवीजन होते रहता है, पर बहुत से कम लोग जो होते हैं उनके अंदर ही ये डायग्नोसिस हो पाता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है। तो यदि हम बात करें पूरी दुनिया के हिसाब से, तो पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें तो कैंसर जो है वो पूरी दुनिया में 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा मौत की वजह बनने वाला बीमारी है, ठीक है। और सबसे 1 नंबर पे जिससे ज़्यादा मौतें होती हैं वो क्या थी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब हमारे दिल में होने वाली बीमारियां, जिनके बारे में हमने एक बीमारी के बारे में बात किया था, हार्ट अटैक। यदि आप हमारी क्लास पे नए हैं तो हमारे पुरानी क्लास के ऊपर जाकर जरूर देखें कि किस तरीके से हार्ट अटैक आता है और किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो मरते हैं दुनिया में वो हार्ट अटैक या कार्डियोवास्कुलर डिजीज से ही मरते हैं। दूसरे जो लोगों की मरने की संख्या होती है वो होती है कैंसर। अब कैंसर की यदि बात करें तो देखा जाएगा कि वर्ल्ड वाइड बात करें तो हर 2 मैन, हर 2 आदमियों में से 1 आदमी को क्या है, कैंसर डायग्नोसिस होता है। क्योंकि मैंने कहा ना कैंसर तो सब में होता है, इसलिए हर 2 में से 1 आदमी को डायग्नोसिस होता है जब वो जांच करवाता है तो, ठीक है। 1 आउट ऑफ एवरी 3, और हर तीसरी महिला में से, हर 3 महिला में से 3 महिलाएं हैं, उनमें से 1 महिला को क्या है, कैंसर है। हर 3 में से 1 महिला को कैंसर डायग्नोसिस होता है। ध्यान रखना, मतलब वो कैंसर से मर नहीं रही है, फिर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये नहीं सोचना है कि क्या हर 30 में से फिर तो मेरे को भी कैंसर हो गया। कैंसर डायग्नोसिस होता है, उसका इलाज करेंगे तो इलाज होता है। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। इलाज करवाएंगे तो उसका इलाज होगा, ठीक है। अब बात करें कि आदमियों में कौन सा कैंसर होता है, तो यदि वर्ल्ड वाइड हम बात करें, पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें, तो जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होता है, कैंसर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जैसे मैंने अभी बताया कि गांठ भी होती है, इसलिए घबराना मत। बहुत बार ऐसे होता है, बीपीएच करके एक बीमारी होती है ना, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। जब आपकी उम्र 50 साल या 45 साल से ऊपर की होती है तो ये जो पेशाब की थैली है, ये क्या है, पेशाब की थैली है। ये क्या है, पेशाब की थैली है। और ये पेशाब की नलकी है। ये क्या है, पेशाब की नलकी है ना। यहाँ से पेशाब जो है इधर आ रहा है और ये पेशाब के रास्ते से पेशाब निकलता है, ऐसे सबने सुना है। अब ये जो पेशाब की थैली होती है, इसके नीचे यहाँ पर देखो, ये एक ग्लैंड रहती है। ये क्या रहती है, एक ग्लैंड रहती है। इस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इधर से हमारा सीमन जो है वो आता है, ठीक है, और हम जो है वो बच्चे पैदा करने के लायक होते हैं, ऐसा होता है। जब 40-45 साल की उम्र होती है, उसके बाद में धीरे धीरे ये वाली ग्लैंड जो है, जो आपको नजर आ रही है, ये ग्रंथि, ये बढ़ती है, मतलब इसकी साइज बढ़ेगी। अब इसकी साइज बढ़ेगी तो या तो ये इस नलकी को दबाएगी या फिर इस ब्लेडर को दबाएगी, या तो हमारी पेशाब की थैली को दबाएगी या पेशाब जिस नलकी से आ रहा है उसको दबाएगी। तो क्या होगा, हमें बार बार पेशाब लगेगा, बूंद बूंद पेशाब आने लगेगा। पेशाब लगेगा, फिर ये प्रेशर लगेगा, रोक देगा। तो इसे बोलते हैं, फिर हम जांच कराते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट बढ़ गई। तो प्रोस्टेट बढ़ गई मतलब प्रोस्टेट में गांठ हो गई, तो वो कैंसर है या नहीं। तो यदि वो वहीं तक सीमित है तो वह बीपीएच है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या किया जाता है, उस गांठ को लेप्रोस्कोपी के द्वारा दूरबीन डालते हैं और निकाल देते हैं, जो कॉमन है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये पेशाब की थैली है, देखो इसको यहाँ से मैंने काट के बाहर निकाल के देखा है, ये क्या है, पेशाब की थैली है और ये पेशाब का रास्ता है, क्लियर है। और इधर से हमारा जो है वो सीमन या शुक्राणु जो आ रहे थे वो वाला रास्ता है। इस रास्ते के बीच में यहाँ पे जो है ये एक ग्रंथि है, यहाँ पे जो है वो एक ग्रंथि है जिसका नाम हमने प्रोस्टेट दिया था। इसके अंदर ये देखो, ये जो मैं दर्शाना चाह रहा हूँ, ये है हमारा क्या, ट्यूमर। अब इसके अंदर ये जो गठान बन गई है, यदि इसकी खुद की साइज बढ़ रही है तो वो तो भी पीएच हो गया, ठीक है। यदि इसके अंदर गांठ बन गई है और वो गांठ कैसी है, कैंसर सेल्स है, ठीक है, कैंसर की गांठ है, तो इसे बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, जो कि आदमियों में पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में देखा जाने वाला जो कैंसर है वो ब्रेस्ट का कैंसर है ना, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कॉमन देखा जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जब भी आपको एहसास हो कि गांठ हो रही है, बीएससी होती है,
ठीक है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, आप जो है वो अपने ब्रेस्ट से ही चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई गठान तो नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई छोटी मोटी गांठ है तो मेमोग्राफी करके एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो आप हॉस्पिटल में जाओ और करवा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने कहा था कि ये तो आपकी जो है वो रिब है, मतलब पसलियां हैं। ठीक है, इसके बाद में आपने कहा कि एक मांस वाला होता है, और मांस के बाद में इधर से जो है वो आपकी क्या आती हैं, ट्यूब्यूल्स आती हैं, जहाँ से जो है वो दूध बन के आ रहा है और यहाँ इकट्ठा हो रहा है और ये निप्पल के थ्रू बाहर आता है। ऐसे कुछ प्रोसेस होती है। तो इसमें देखो कहीं पे क्या हो जाती है, गठान बन जाती है। देखो ये वाला जो मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे क्या बन गई है, गठान बन गई है। तो इधर से ये जो ट्यूब्यूल्स आ रही थी और इधर ये दूध निकल रहा था, यहाँ पे क्या बन गई है, गांठें बन गई हैं। यहाँ पे क्या बन गई है, गांठें बन गई। तो ये जो गांठ यहाँ पे बनी है, ये गांठ जो है वो कैंसर की गांठ हो सकती है। तो ऐसा जांच कराने से पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा मुझे, और बात करें यदि आदमी और महिला दोनों के अंदर बात करें तो लंग कैंसर सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, लंग कैंसर। यदि दोनों को मिला के करें कि सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो छाती का जो है वो वाला। ठीक है, हमारे छाती के अंदर जो है वो गांठें बन जाती हैं कैंसर की, लंग कैंसर या फिर कोलन कैंसर। क्या होता है, कोलन कैंसर। हमारी आंतें जो होती है ना, आंतों के अंदर जो देखा जाता है, देखो जैसे कि ये आंत है हमारी, इन आंतों को बाहर निकाल के देखा है, इसके अंदर ये देखो एक गठान बन गई है। ऐसा ही मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये देखो हमारी छाती है, ये हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े के अंदर जो है ये गठान बन गई है। देखो ये गठान बन गई है। ये जो गठान बनी है, ये गठान किसकी है, कैंसर की गठान है। ये किसकी गठान है, कैंसर की गठान, जो कि महिला और पुरुष दोनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा देखने वाला है। अब बात आती है कि आपने तो ये भी बता दिया कि सेल डिवीजन सब में होता है, आपने ये भी बता दिया कि कैंसर फिर तो सब में हो सकता है, आपने तो ये भी बता दिया कि कैंसर किसी भी जगह हो सकता है, स्किन के अंदर भी हो सकता है, खून में भी हो सकता है। तो फिर हम मुझे कैसे पता चले, तो यही तो मेन बात है ना। इलाज के लिए डायग्नोसिस जरूरी है, और डायग्नोसिस हमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि आपने कहा था कि जब तक ये गांठें 1 से 2, 2 से 4, 5, 10 ऐसे फैलती रहती हैं कुछ नहीं होगा। पर जिस दिन ये फैल फैल के किसी दूसरे ऑर्गन पे दबाव डालेंगी, जैसे कि मेरे पेट में कोई गांठ बनी, ये जब तक कोई दिक्कत नहीं देगी जब तक किसी दूसरी चीज को नहीं छुएगी। जैसे ये गांठ किसी दूसरे ऑर्गन पे दबाव डालेगी, क्योंकि ये तो 5 से 10, 10 से 20 और 20 से 40 होगी, 40 से 80 होगी, तो बढ़ेगी तो मतलब दूसरे की तरफ अपना प्रेशर लगाएगी। तो जैसे ही दूसरे पे प्रेशर लगाती है, फिर मुझे दर्द होता, फिर मुझे क्या हो गया, मुझे दर्द हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा था कि गले में है तो मुझे उल्टियां हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने कहा था कि स्किन में है तो मुझे रेसेज हो सकते हैं, या कोई बाहर की तरफ चकत्ते बन सकते हैं। ऐसे करके तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और हर कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो क्या मेरे गले में दर्द हो जाए तो मैं कैंसर की जांच कराने चला जाऊँ, मेरे पेट में दर्द हो जाए तो कैंसर की जांच कराने चला जाऊँ, और मैं चला भी जाऊँ तो डॉक्टर करेगा नहीं ना। ऐसे हर कोई डॉक्टर थोड़े ना रोज हर चीज़ों में जाँच कर दे। तो फिर क्या करूँ, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होता है, इस चीज़ के लिए मेडिकल टर्म में जो है वो एक प्रोटोकॉल है जिसे 3 वीक डायग्नोसिस कहा जाता है। ठीक है, 3 वीक सिम्टम्स डायग्नोसिस क्या कहलाता है, 3 वीक सिम्टम्स डायग्नोसिस कहलाता है कि यदि कोई भी सिम्टम्स, जैसे मुझे खांसी हो रही है, जैसे मेरा वजन कम हो रहा है, जैसे मुझे उल्टियां हो रही हैं, जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जैसे मेरे स्किन के ऊपर चकत्ते बन रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे कोई ऐसा अल्सर बन गया है, कोई घाव बन गया है जो सही नहीं हो रहा है, जैसे मेरी आवाज़ जो है वो खराब हो गई, मेरी आवाज़ जो है वो बैठ गई है, जैसे कोई गठान जो है वो मुझे हो गई है, कोई भी सिम्टम्स हो सकता है ना, कुछ भी मुझे हुआ है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और दवा लेता हूं। यदि मैं गया, डॉक्टर के पास गया और दवाई ली, और वो बीमारी या वो सिम्टम्स 3 वीक तक, मतलब 21 दिन तक, ठीक है, मैक्सिमम 1 महीना मान सकते हो, यदि 20 दिन से ज़्यादा तक दवाई लेने के बाद में भी कोई भी सिम्टम्स कम नहीं हो रहा है, जैसे वजन गिरे जा रहा है, रात को पसीने आ ही रहे हैं, खांसी रुकी नहीं रही है, ठीक है, खून की उल्टियाँ रुकी नहीं रही है, आवाज़ जो है वो वापस आ ही नहीं रही है, बैठ गई है, या सुनाई नहीं दे रहा, या दर्द कम ही नहीं हो रहा, कोई सा भी सिम्टम्स हो, यदि आपका दवाई लेने के बाद या डॉक्टर को दिखाने के बाद 20 दिन से ज़्यादा तक सही नहीं हुआ, तो आप तुरंत डॉक्टर को बोलो कि साहब पैसे लग जाएंगे, पर आप एक बार मेरी कैंसर की जांच करवा दो। क्योंकि जब हम कार चला रहे हैं और कार बंद हो गई तब इंजन की सर्विस कराओगे, उससे अच्छा है कि हर 2-4 महीने में दिया जाता है ना कि इतना चलने के बाद आप तुरंत जो है वो सर्विस करवा लो। इसीलिए ये तो हमारा शरीर है, इसकी भी तो सर्विस ज़रूरी है। तो आप आराम से डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, और जाँचें कराओ। इतनी महंगी कोई जाँच नहीं होती, क्योंकि हर जो गांठ होती है ना, वहाँ से कुछ ना कुछ केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं, वहाँ से क्या होते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज
होते हैं तो आप जो है वो ट्यूमर मार्कर करवा सकते हैं। ये सबसे कॉमन जांच होती है। जब भी गठान होती है तो सबसे पहले ये जांच डॉक्टर लोग करने को बोलते हैं। ज़्यादा महंगी जांच भी नहीं होती। लगभग कई सारे कैंसर होते हैं जिनमें अलग अलग होता है, पर लगभग कॉमन होता है। जैसे CEA हो गया, ये वाला जो है वो आप हार्मोन की जांच करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या फिर आप ट्यूमर मार्कर में बात करें तो AF भी होता है, ठीक है, वो आप करवा सकते हैं। LDH जो है वो होता है, वो करवा सकते हैं, ठीक है। या बीटा SCG जो है वो हो सकता है। ऐसे कुछ कॉमन होते हैं। या फिर आप जो है वो CA-125 जो है वो करवा सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन जांचें होती हैं जो आप किसी भी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो जनरली करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये तो आपने कहा कि गठान हो गई तो होता है, तो गांठ तो नॉर्मल भी तो होती हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा? इसके लिए आपको फिर CT स्कैन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? यदि वो आपके मार्कर बढ़े हुए हैं ना, खून की जांच करवाई और आपको पाया कि PSA बढ़ा हुआ है, ठीक है, CA-125 बढ़ा हुआ है, CEA बढ़ा हुआ है, तो फिर हम क्या करवाते हैं? CT स्कैन करवाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कंडीशन के अंदर जो है वो CT स्कैन में हमें जो है ये नजर आई जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब हमें CT स्कैन में नजर नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? PET CT करवा सकते हैं, ठीक है। PET CT थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर होता है, लेकिन उसमें क्या है, रंगीन तरीके से जो अलग कैंसर की कोशिकाएं हैं वो हमें दिख जाती हैं, वो PET स्कैन हम करवा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो चौथा ऑप्शन बचता है वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी का मतलब होता है कि एक टुकड़ा जो है उस गांठ का निकाला जाता है और उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है और चेक किया जाता है कि इसमें कहीं कैंसर की सेल तो नहीं है। देखो, ऐसा माना जाता है, ऐसा मिथ है कि यदि कैंसर की गांठ को हमने एक बार छेड़ दिया तो कैंसर फैल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोप्सी एक सेफ प्रोसीजर होता है, आप आराम से जो है वो करवा सकते हैं। कोई भी स्किलफुल डॉक्टर होगा, सर्जन होगा, वो आसानी से ये बायोप्सी करेगा। FNAC होती है, फाइन नीडल बायोप्सी हो जाता है। USC गाइडेड बायोप्सी होती है, सोनोग्राफी में देखते हैं, टुकड़ा निकाल लेते हैं। लेप्रोस्कोपिक होता है, दूरबीन डालते हैं, टुकड़ा काटते हैं और वापस निकाल लेते हैं। या फिर चीरा लगाते हैं, चीरा लगा के उस गांठ को निकाला जाता है और उसका एक टुकड़ा जो है वो जांच के लिए भेज देता है, ठीक है, वो हमें बता दिया जाता है। अब क्या होता है कि चलो हमें पता चल गया कि हमें कैंसर है तो क्या करें? तो कैंसर के इलाज के लिए कैंसर बोर्ड होता है। बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है? एक कैंसर बोर्ड होता है। वो कैंसर बोर्ड जो है ये मिलकर काम करता है कि किस तरीके से मुझे इस बीमारी का इलाज कराना है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो अब तक ज़्यादातर हॉस्पिटल में काम में लिए जाती है। या तो सबसे पहला है कि जो गांठ बनी है उसको निकाल दिया जाए, ठीक है। जो गांठ यदि स्पेसिफिक एरिया में है और मुझे पता चल गया, जल्दी मैंने डायग्नोसिस करवा लिया, तो क्या किया जाता है? उस गांठ को निकाल दिया जाता है। लगभग 70% केसेस जो है वो सर्जरी के द्वारा इसके सही हो जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपको कैंसर के बारे में जानना चाहिए वो ये है कि जो लोग कैंसर से मर रहे हैं उसकी तुलना में डबल लोग जो है वो कैंसर से रिकवर हो रहे हैं। इसलिए आपका ये वाला सवाल भी क्लियर होना जाना चाहिए कि कैंसर जो है वो एक लाइलाज बीमारी नहीं है। वक्त पे यदि आपने इलाज लिया है तो कैंसर बिल्कुल क्योरेबल डिजीज है, एकदम सही हो सकती है। तो क्या कर सकते हैं? या तो गांठ को निकाल सकते हैं चीरा देकर, ठीक है, ऑपरेशन करवा के। दूसरा होता है रेडिएशन थेरेपी। मतलब जो गांठ जो हमारी बनी है, जो सेल्स जो बनी है कैंसर वाली, उन पे कुछ किरणें डाली जाती है, एक्सरे किरणें डाली जाती हैं और उनको क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। आजकल बहुत एडवांस हो गया है हमारा रेडियोलॉजी और बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि ऐसे माना जाता है कि कैंसर सेल के साथ साथ हमारी नॉर्मल सेल भी होती हैं, लेकिन आजकल क्या है, जिस एरिया के अंदर कैंसर है उसी एरिया के अंदर ये रेडिएशन डाला जाता है तो उसी की कैंसर सेल मरती है। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी एक अच्छा प्रोसीजर है। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है? कैंसर बोर्ड करता है। हॉस्पिटल में जब डायग्नोसिस होता है तो वो मिलकर करते हैं कि इसकी सर्जरी करनी है या सिकाई करनी है या फिर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी का मतलब होता है ऐसे एजेंट होते हैं जो कैंसर सेल को मारते हैं। तो उनको कैसे देते हैं हम? जो नस होती है, नस के अंदर दवाई देते हैं, है ना, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कीमोथेरेपी। कि मैं कीमोथेरेपी लगवा के आया हूँ, तो कीमोथेरेपी लगवा के आया हूँ मतलब नस के अंदर ऐसी दवाई डाली गई है जो दवाई उस कैंसर सेल को मारती है, ठीक है। वो दवाई क्या करेगी? कैंसर सेल को मारेगी। तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कीमो देना है, कि सिकाई करनी है, कि सर्जरी करनी है। इसके अलावा आजकल जो है वो एक इम्यून सिस्टम चला है, ठीक है, DC, डेंड्रेटिक सेल थेरेपी, ठीक है। डेंड्रेटिक सेल थेरेपी में क्या होता है कि जैसे मेरे अंदर कैंसर हुआ है तो मेरा खून निकाल लिया जाता है, तो मोनोसाइट चेक कर लेते हैं कि कितनी एक्टिवेट हुए हैं और कौन से सेल्स जो हैं या कौन से ट्यूमर के खिलाफ ये एक्टिवेट होती हैं, ऐसा पता चल जाएगा। फिर लेबोरेटरी में ले जाकर जो डेंड्रेटिक सेल है उसका जो भी ट्यूमर सेल है उनके साथ क्रॉस करवाते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी वो तैयार करते हैं कि कौन सा चीज़ जो है वो इसको मार सकती है।
मतलब जिसे आम भाषा में बोले तो एक टीका तैयार कर लेते हैं। उस बीमारी के खिलाफ उसी का खून निकालकर बाहर एक टीका वैक्सीन तैयार कर लेते हैं और फिर वो वैक्सीन जो है वो मरीज को लगा दिया जाता है। वो वैक्सीन मरीज को लगा दिए जाएंगे तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब लड़ने वाली शक्ति यदि ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो बीमारी ज़्यादा अच्छी जल्दी हो जाएगी, इसलिए ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं, टारगेट ग्रुप स्टडीज़ होती हैं, या इसके अलावा कुछ यदि आप मिलकर काम करें तो सर्जरी के अलावा आप न्यूरोपैथी के अंदर भी अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो कैंसर बोर्ड जो है वो तय करता है या मिलकर तय किया जाता है और इस ऐसी खतरनाक बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और हर उस जानने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करें जिनको इन जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे और हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।